रात्रि का अंधकार घना हो चुका था। आसमान में एक भी तारा नहीं था, मानो किसी ने उसे काले पर्दे से ढक दिया हो। ठंडी हवा जंगल से गुजरती हुई गांव के पुराने घरों को सहरन दे रही थी। गांव का नाम था नागपुरा, जो अपने खतरनाक इतिहास और भूतिया कहानियों के लिए जाना जाता था। इस गांव के बाहर एक पुराना किला था, जिसे कोई भी गांव वाला भूल कर भी नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उस किले में भूत प्रेत का बसेरा था। राघव, एक युवा अन्वेषक, जिसने कभी किसी भूत की कहानी पर विश्वास नहीं किया था, अपने दोस्तों के साथ उस किले की सच्चाई का पता लगाने का मन बना चुका था। उसके दोस्तों में रोहित, प्रियंका और अनु थे। ये चारों हमेशा रोमांचक और खतरनाक जगहों की खोज करते रहते थे। हम इस बार नागपुरा किले का रहस्य सुलझाएंगे, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। क्या तुमने सुना है कि वहां लोग कभी वापस नहीं आते? मेरे ख्याल से हमें इस पर विचार करना चाहिए, प्रियंका ने थोड़ी घबराहट से कहा। अरे, यह सब पुरानी कहानियां हैं, डरने की कोई बात नहीं है, रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया। आखिरकार उनकी योजना बन चुकी थी। उन्होंने गांव के एक पुराने व्यक्ति से किले के बारे में पूछा। उस बुजुर्ग का नाम था पंडित जगन्नाथ, जो हमेशा गांव के मंदिर के पास बैठा रहता था। बेटा, उस किले के करीब भी मत जाना, पंडित जी ने चेतावनी दी। वहां सिर्फ मौत और खोपड़ी का राज है। खोपड़ी का राज? अनु ने पूछा। पंडित जी ने भारी स्वर में कहा, कई साल पहले उस किले में एक तांत्रिक रहा करता था। उसका नाम था कालचक्र। उसने अपनी तंत्र साधनाओं से गांव वालों को बहुत सताया था। एक दिन गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह अपने अंतिम समय में भी यह शाप दे गया कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। उसकी खोपड़ी अब भी उस किले में है और जो कोई उसे छूता है, वह कभी जीवित वापस नहीं आता। राघव ने इन बातों को एक पुरानी कहानी समझा और अपने दोस्तों को भी समझाया कि ये सिर्फ डराने की बातें हैं। लेकिन प्रियंका और अनु अब भी संशय में थी। अगर तुम लोग डर रहे हो तो घर पर रहो, मैं और रोहित तो निश्चित रूप से जा रहे हैं, राघव ने ठान लिया था। आखिरकार अगले दिन शाम होते ही चारों दोस्त अपनी कार में बैठकर किले की ओर निकल पड़े। रास्ता उबड़-खाबड़ था और जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचते गए, जंगल की घनी छाया और सन्नाटा उनके दिलों में डर बढ़ाने लगा। किला पुराने जमाने का था, टूटी-फूटी दीवारें और गिरी हुई छतें, मानो समय की मार ने उसे तहस-नहस कर दिया हो। किले के चारों ओर झाड़ियों और बबूल के पेड़ों का जंगल था। किले के पास आते ही चारों ने गाड़ी रोक दी और पैदल ही अंदर की ओर बढ़ने लगे। किले का मुख्य दरवाजा धातु का बना हुआ था, जो आधा टूट चुका था। चारों दोस्तों ने टॉर्च जलाई और अंदर प्रवेश किया। अंदर का माहौल अजीब था, हवा में भारीपन था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, प्रियंका ने फुसफुसाते हुए कहा। शांत रहो, कुछ नहीं होगा, राघव ने उसे दिलासा दिया। जैसे ही वे किले के अंदर गए, उन्हें दीवारों पर अजीब-अजीब चित्रकारी दिखाई दी। उन चित्रों में कुछ साधु तंत्र मंत्र करते हुए और कुछ लोग भयभीत अवस्था में दिखाए गए थे। दीवारों पर खून के धब्बे भी साफ नजर आ रहे थे। यह सब देखकर चारों थोड़े घबराए, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बड़े कमरे के अंदर जाने का रास्ता मिला। वह कमरा काफी अंधकारमय था, लेकिन उसके अंदर एक पुराना तांत्रिक मंडल बना हुआ था। मंडल के बीचों बीच एक पत्थर की खोपड़ी रखी हुई थी। ये तो वही खोपड़ी है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था, रोहित ने कहा। ये सब बकवास है, देखो मैं इसे छूकर दिखाता हूँ, राघव ने गर्व से कहा और खोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने खोपड़ी को छुआ, पूरे कमरे में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, जैसे सैकड़ों लोगों की चीखें
एक साथ सुनाई दे रही हों। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। दीवारों से अजीब साए निकलने लगे, टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी और चारों के दिलों में भय का तूफान उमड़ पड़ा। यह क्या हो रहा है? अनु ने घबराते हुए कहा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, प्रियंका ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खोपड़ी के चारों ओर एक काले धुएं का भंवर बनने लगा और उसके भीतर से एक लंबी, भयानक छाया उभरने लगी। वह छाया कालचक्र की आत्मा थी। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध और नफरत जल रही थी। तुमने मेरी खोपड़ी छूने की हिम्मत कैसे की? वह आत्मा गुर्राई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। उसकी आंखों में खौफ था और दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आत्मा ने कहा और हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहित ने साहस जुटाकर कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे चारों उस भयानक आत्मा के साथ कमरे में फंस चुके थे। प्रियंका रोने लगी। हमने गलती की, हमें नहीं आना चाहिए था। अचानक आत्मा ने राघव की ओर इशारा किया और वह बिना किसी की मदद के हवा में उठ गया। राघव चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन आत्मा ने उसकी चीखों की परवाह नहीं की। उसने राघव को हवा में घुमाते हुए दीवार से पटक दिया। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं और कुछ ही पलों में उसकी आवाज बंद हो गई। राघव अब बेसुध पड़ा था। बाकी तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे को धक्का देना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अनु ने दीवार पर लगे किसी पुराने हथियार से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। यह आत्मा हमें मार डालेगी, रोहित चिल्लाया। तभी आत्मा ने प्रियंका की ओर ध्यान दिया। उसकी आंखें प्रियंका पर जम गईं। प्रियंका चीखने लगी, लेकिन अब कोई बचाने वाला नहीं था। आत्मा उसके करीब आई और उसके शरीर को जकड़ लिया। प्रियंका की आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी जान निकल चुकी थी। रोहित और अनु अब पूरी तरह टूट चुके थे। दोनों ने बचने की आखिरी कोशिश में खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वह भी जालीदार थी। चारों ओर से फंसे हुए उन्हें अब अपने अंत का एहसास हो चुका था। अचानक आत्मा ने जोर से एक और चीख मारी, जिससे पूरा किला हिल गया। दीवारों से धूल गिरने लगी और छत की कुछ ईंटें भी टूटकर गिर गईं। अनु ने रोहित से कहा, शायद हम अगर खोपड़ी को वापस उसकी जगह रख दे तो यह आत्मा शांत हो जाए। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। रोहित ने हिम्मत जुटाकर खोपड़ी की ओर कदम बढ़ाया। वह कांपते हुए खोपड़ी को उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ जलने लगे, जैसे किसी ने गरम लोहे पर हाथ रख दिया हो। रोहित चीखते हुए खोपड़ी को छोड़ दिया। अब आत्मा ने रोहित की ओर रुख किया। उसके भयानक हाथ ने रोहित को घेर लिया और उसे भी हवा में उठा लिया। रोहित ने आखिरी बार अनु की ओर देखा और फिर उसकी चीखें गूंजते ही उसकी सांसें थम गईं।